गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो भाई लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और वेक्टर फॉर्म की बात हमने सारी कर ली थी। अब एक नया टॉपिक है, और ये एक्चुअल में टॉपिक वैसे नहीं है, ये टॉपिक न्यूमेरिकल बेसिस पे, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो भाई स्ट्रिंग से रिलेटेड इसका पता भी आपको चल जाएगा कि ये वाला न्यूमेरिकल बिल्कुल ही अलग ही आपको दिखाई देने वाला है। कैसे? तो भाई बात करते हैं आगे की। तो सुनो बात को ध्यान से। दिस इज़ द टॉपिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द स्ट्रिंग। तो अगर मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद स्ट्रिंग। रस्सी होती है ना, रस्सी सबने देखी होगी भाई, रस्सी। एग्जैक्टली। तो इस वाले जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, इसमें आपको क्वेश्चन बिल्कुल दूर से दिख जाएगा। दूर से मतलब 1 किलोमीटर दूर से नहीं दिखेगा। जैसे ही आप पेपर खोलोगे, अपना क्वेश्चन पेपर खोलोगे, तो उसमें आपको बिल्कुल पॉइंट आउट हो जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी फिगर बनी हुई होगी। ठीक है, वही सबसे पहले तो ये रिजिड सपोर्ट होगा। इस रिजिड सपोर्ट से इस तरह से ओके, सेम स्ट्रिंग सेम लेंथ के दो ऑब्जेक्ट्स जो है, जिनका मास, इसका मास m है और इसका भी मास कितना है, m है। ठीक है, इसका चार्ज q है और इसका भी चार्ज कितना है, q है। इज दैट क्लियर? और ये दोनों जो है, अब भाई एक बात बताओ मुझको ध्यान से। सबसे पहले तो देखो यहीं पे बात करते हैं। ठीक है, ये भी थीटा और ये भी थीटा। ठीक है, इसको और नीचे लेके आते हैं अपन। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x। ठीक है, मैंने x मान ली इस वाले बीच की डिस्टेंस को। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ l है और इसकी भी लेंथ कितनी है, l है। ठीक है, मुझे एक बात का जवाब दो भाई, जवाब दो कि ये वाला लेंथ l है, ये वाला लेंथ l है। थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा भाई, थीटा क्या होगा? अगर मान लो, सबसे पहले थीटा की सेंस समझते हैं हम। थीटा की सेंस कैसे समझे भाई? अच्छा, बात करनी पड़ेगी थीटा के बारे में, है ना। अगर मान लो दोनों मास m है, ठीक है, अगर इधर भी मास m है, इधर भी मास m है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पे चार्ज भी सेम है, q और q। ठीक है, अगर चार्ज डिफरेंट भी होंगे तो भी कूलम्ब्स फोर्स तो वही लगेगा, दोनों पे लगेगा और इक्वल लगेगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब अगर मास सेम हुए तो क्या ये इक्वल डिस्प्लेस पे इस तरह से आ जाएंगे? मान लो पहले जो ये थे दोनों ऐसे टच थे, जैसे ही मैंने इनको चार्ज दिया तो भाई ऑब्वियस सी बात है कैसा चार्ज दूंगा इनको मैंने चार्ज दिया है सेम काइंड का। मतलब दोनों के पास या तो पॉजिटिव चार्ज है या फिर दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है। तो क्या जैसे ही इनको चार्ज दिया तो भाई ये ऐसे आकर के और ऐसे आ गए, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। थीटा 1 और थीटा 2 क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फ्रॉम हियर आई कैन जस्ट कमेंट दैट m1 इक्वल्स टू m2 अगर है तो इसका मतलब क्या होता है? अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट m1 है और ये वाला इसका मास m2 है, तो अगर m1 इक्वल्स टू m2 है, देन थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 होगा। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको थीटा 1 कर दूँ, इसको थीटा 2 कर दूँ, इसको m1 कर दूँ और इसको क्या कर दूँ, m2 कर दूँ। इज दैट क्लियर? अगर ये ऐसा शेप होता है और m1 इक्वल्स टू m2 होता है, देन थीटा 1 इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा 2 होगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बट व्हाट इफ अगर m1 इज़ ग्रेटर देन m2? अब भाई मेरे पास केस बन सकते हैं कि ये वाला मास भारी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ m1 इज़ ग्रेटर देन m2, और अगर मैं बात करता हूँ m2 इज़ ग्रेटर देन m1। ठीक है, तो भाई दोनों ही मामलों में इसको 1 ही रहने देते हैं, इसको स्मॉल का साइन लगा देते हैं और इसको ग्रेटर कर देते हैं। ठीक है, तो थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2, कमेंट ऑन द रिलेशन विथ थीटा 1 एंड थीटा 2। ठीक है, इनका जो रिलेशन होगा उस पर आपको कमेंट करना है। आप कमेंट कैसे करोगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो सपोज दैट ये m1 है तो भाई भारी होगा। अगर m1 इज़ ग्रेटर देन m2 है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर m1 इज़ ग्रेटर देन m2 है, और अगर मान लो सपोज दैट सबसे पहले m1 इक्वल्स टू m2 है, तो भाई जैसे ये थे तो ये बिल्कुल बराबर थीटा पे आ गए, थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा हो गया। बट इफ़ m1 इज़ हैवियर देन m2, तो क्या ये इसमें नीचे की तरफ mg फोर्स जो है वो ज़्यादा लगेगा, तो भाई ये क्या इस तरह से हो जाएंगे, हाँ या ना? बात को ध्यान से समझो, इस तरह से हो जाएंगे बिल्कुल, हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है। मान लो मैंने मेरे हाथ ऐसे कर रखे हैं, ये वाला मास जो है, ये दोनों मास बराबर है, इसका मतलब थीटा 1 थीटा 2 बराबर है। अगर मैं इसको मास को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो क्या ये ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना? ये वाला मास ज़्यादा होगा तो क्या ये वाला ऐसे हो जाएगा? तो क्या ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल छोटा हो गया और ये वाला एंगल बढ़ गया, हाँ या ना? अगर ये वाला मास ज़्यादा होगा तो क्या ये ऐसे हो जाएगा? तो ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल छोटा हो गया और ये वाला एंगल बढ़ गया। इज़ दैट क्लियर और नॉट?
तो भाई अगर देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो क्या नीचे की तरफ W वेट आता है, ठीक है, नीचे की तरफ क्या आता है भाई, वेट W आता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q एंड M, ठीक है, इज दैट क्लियर। और अगर मैं इस तरफ फोर्स लगाता हूँ तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है Fe, इज दैट क्लियर। और क्या इस वाले डायरेक्शन में टेंशन आता है, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अगर ये M1 जो है M2 से ज़्यादा है तो क्या ये नीचे की तरफ आएगा, तो θ1 क्या होगा, लेस देन होगा। अगर M1 इज ग्रेटर देन M2 है तो θ1 इज लेस देन θ2, एंड इफ M1 इज लेस देन M2, अगर M2 ज़्यादा भारी हो गया तो भाई ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो θ1 की वैल्यू बढ़ जाएगी और θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर। तो दिस इज द रिलेशन, अच्छे से याद रखना भाई इस वाले रिलेशन को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं। अपन ने जो केस लिया उस केस में हमने M और Q जो है वो बिल्कुल सेम अमाउंट में लिए, ठीक है। तो जब भी अगर आप ऐसे क्वेश्चंस के साथ में डील कर रहे हो तो इनका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है भाई, M1 और M2 अगर दोनों इक्वल है तो दोनों थीटा होंगे, इज दैट क्लियर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक काम करोगे, और वो क्या काम करोगे, आप यहाँ पे दो इक्वेशंस बनाओगे। कैसे, सबसे पहले टेंशन T को पकड़ो भाई, ठीक है। टेंशन T को पकड़ोगे तो T के कंपोनेंट्स कर दो। T के अगर कंपोनेंट्स करोगे तो भाई ये जो T है ये यहाँ पे आ रहा है, तो भाई T का कंपोनेंट हो जाएगा इधर, ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो क्या ये मेरे को T cos थीटा देगा, बिल्कुल देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में आएगा भाई T sin थीटा, इज दैट क्लियर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या यहाँ पे नीचे W की जगह मैं mg कर दूँ, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि T cos थीटा कैन बी बैलेंस्ड बाय mg, ठीक है। और क्या मैं ये बोल सकता हूँ T sin थीटा कैन बी बैलेंस्ड बाय fe, इज दैट क्लियर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और fe की वैल्यू क्या होगी, क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ fe इज इक्वल्स टू KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। दिस वुड बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली चीज़ आ गई। अब T cos थीटा T sin थीटा हो गया, mg हो गया, fe हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो भाई हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम आराम से बना सकते हैं, और अगर हमने दोनों इक्वेशंस बना ली है तो हमें जो भी चीज़ पूछी गई है वो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या क्या पूछ सकता है, हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहली चीज़ है हमसे यहाँ से थीटा पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द थीटा, ठीक है। अब थीटा सॉल्व करना है तो थीटा सॉल्व करने के लिए क्या करूँ भाई, क्या मैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर दूँ, हाँ या ना। T sin थीटा अपॉन T cos थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा T sin थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा भाई T cos थीटा, इज दैट क्लियर। अब T sin थीटा कितना है, KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो इधर आ गया KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या है mg, तो भाई ये आ गया अपने पास mg, ठीक है। T से T कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या हो गया tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू mg। इन सब की वैल्यूज आपको गिवन होगी, तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स और KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू mg, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई भाई, किसकी वैल्यू हुई, ये आई थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई, थीटा की वैल्यू। दूसरी चीज़ हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, तो भाई दूसरी चीज़ जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो कैलकुलेशन क्या कहती है, वो बोलती है कि टेंशन भी आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है आपसे पूछा जा सकता है टेंशन, ठीक है। ये लो जी, टेंशन का नाम लेती है, टेंशन होगी भाई, टेंशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, टेंशन कैसे निकालोगे, यही दो इक्वेशंस है, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशंस पे टेंशन निकालना है भाई, मैं इसको यहाँ पे टेंशन को सॉल्व नहीं करूँगा, वहाँ पे आगे की चीज़ें सॉल्व करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, ठीक है, कि अगर आपसे टेंशन पूछा जाए तो आप टेंशन को कैसे निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो T cos थीटा T sin थीटा, अगर ऐसी दो इक्वेशन कभी भी बनती है तो इनको सॉल्व करने का तरीका होता है इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दो। तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या मिल जाएगा भाई, T स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस T स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू, अगर मैं इसकी बात करूँ mg, क्या mg को मैं w लिख सकता हूँ, ठीक है। mg को w लिख सकता हूँ, w मतलब वेट,
तो वेट का स्क्वायर और प्लस ऑफ एफ ई का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहाँ से अगर मैं टी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 आएगा भाई, 1 आएगा। सिंपल सी बातें हैं, 2 मिनट ध्यान से देख लो भाई इसको, ठीक है। एफ ई स्क्वायर, अगर मैं इसको आगे की बात करूँ तो क्या यहाँ से टी की वैल्यू अंडर रूट ऑफ एफ ई स्क्वायर प्लस ऑफ डब्ल्यू का स्क्वायर आएगी, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या निकाली मैंने, थीटा निकाली। दूसरी चीज़ मैंने क्या निकाली, टेंशन निकाला, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो भाई सबसे पहले थीटा निकाल लिया, टेंशन निकाल लिया। अब तीसरी चीज़ क्या निकाल सकते हैं, देखो भाई एकदम ऐसे लेके जा रहा हूँ, है ना। ये मेरे को 1 इधर रख देना चाहिए था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो 2 इक्वेशंस हैं, ये 2 इक्वेशंस आपको बनानी है। क्या देखते ही, फिगर देखते ही आपको ये 2 इक्वेशंस तो बनानी है, ठीक है। यहाँ से आप सबसे पहले थीटा कैलकुलेट कर सकते हो। चलो इसको नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले भाई टेंशन कैलकुलेट कर लिया, दूसरी बात मैंने थीटा कैलकुलेट करवा लिया, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात करेंगे। तीसरी बात क्या हो सकती है, बात को ध्यान से सुनो। आपको सब कुछ दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द सेपरेशन बिटवीन देम। अगर आपसे सेपरेशन पूछ ले तो क्या करोगे, तो भाई एक बात बताओ, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है तो क्या ये x/2 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, x/2 हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे थीटा पूछता है और l आपको प्रोवाइडेड है, सेपरेशन पूछ रहा है, ठीक है। हम क्या पूछ रहे हैं भाई, हम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर वी कैन कैलकुलेट दैट सिंस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या ये परपेंडिकुलर है और ये क्या चीज़ है, हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर मतलब x/2 और अपॉन हाइपोटेनियस मतलब l। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू x/2l, ठीक है, x/2l। और यहाँ से x निकल के क्या आएगा, मेरे पास x निकल के आएगा 2l साइन थीटा। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है, x निकल के क्या आएगा, 2l साइन थीटा। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, बात को ध्यान से और आराम से सुनना। अब तक की जो भी बात करी है मैंने वो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, तुम आराम से समझ सकते हो क्योंकि इतनी सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर चुके हो, 11th क्लास में पढ़ चुके हो, है ना। बट अब जो चीज़ आ रही है वो ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो यहाँ पे अपन को बहुत अच्छे से याद करनी होती है। वैसे मैंने सारी चीज़ें बता दी है, यही चीज़ें क्वेश्चंस में पूछी जाती है, बट क्वेश्चन का फॉर्मेट भी मैं थ्योरी में ही पढ़ा रहा हूँ। एग्जैक्टली कि आपसे कितनी चीज़ें पूछी जा सकती है। मतलब आप जब कोई भी क्वेश्चन या कोई भी शीट सॉल्व करने अगर बैठते हो, ठीक है, तो स्ट्रिंग से रिलेटेड मेरे ख्याल से शायद ही कोई सा ऐसा क्वेश्चन बचेगा जो आपसे नहीं होगा। एग्जैक्टली अगर आपने पूरा ढंग से पढ़ा है तो देख भाई, बहुत ही प्यार से और बहुत ही इत्मीनान से पढ़ो, ठीक है। और इस वाली चीज़ को बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन बिल्कुल होगा अगर पूरी टॉपिक क्लियर है तो, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, आगे भी बात करते हैं। यहाँ पे मैंने निकाल लिया x = 2l साइन थीटा। यहाँ पे थीटा सिग्निफिकेंट था, ठीक। थीटा सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है भाई, थीटा सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे थीटा या तो 30 डिग्री था या 45 डिग्री था या फिर 60 डिग्री था, ठीक है, या फिर जो भी ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू गिवन हो, मतलब बहुत स्मॉल नहीं था, मतलब 10 डिग्री से तो ऊपर ही था। इज दैट क्लियर? अगर 10 डिग्री से ऊपर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, आराम से लगाओ, ठीक है। बट क्या करोगे इफ़ थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। इफ़ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मतलब 0.00 कुछ हो सकता है, 0.1 हो सकता है, ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यू हो सकती है। तो अगर ऐसा हो तब क्या होगा, या फिर इसका एक और पता करने का कि भाई थीटा जब बहुत स्मॉल कब होगा, थीटा बहुत स्मॉल होगा जब ये वाली जो x डिस्टेंस है, ये वाली जो x है, x इज़ वेरी वेरी लेस देन इन कंपैरिजन विद l, ठीक है। इफ़ x इज़ और x इज़ वेरी वेरी लेस देन l, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा है और x इज़ वेरी वेरी लेस देन l है, इसका मतलब ये समझ जाना कि थीटा स्मॉल है। और अगर थीटा स्मॉल है तो उनके बीच की सेपरेशन x = 2l साइन थीटा नहीं होगी। इज दैट क्लियर? ये वाली चीज़ है। अच्छा जी, थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, एंड टेन थीटा जो होता है वो भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा कैन बी इक्वल टू टेन थीटा, हाँ या ना? बिल्कुल बोल सकता हूँ भाई। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूँ, टेन थीटा बोल सकता हूँ।
लगाओ भाई साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ एल, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आई थी, क्या आई थी, के क्यू स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया था एक्स स्क्वायर एम जी, ठीक है। एक्स स्क्वायर एम जी आ गया था, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। एक्स क्यूब एम जी इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ एल, ठीक है। और अगर यहाँ से बात करूँगा तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू के टू एल अपॉन एम जी, ठीक है, और क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से भी अगर बात करूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2kl अपॉन एम जी और क्यू स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आ गई 1/3। इसका मतलब x सेपरेशन तो आपके पास आ चुका है, सेपरेशन आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेपरेशन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेपरेशन दोनों केसेस में निकाल सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट मतलब 10 डिग्री से ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि x इज इक्वल्स टू 2l साइन थीटा, ठीक है। बट इफ इट इज नॉट ग्रेटर देन 10 डिग्री देन व्हाट विल वी डू, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन we will find the separation distance in this manner. Is that okay? चलो इतनी सी बात समझ में आती है, ठीक है। अब यहाँ से ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ख़ास तौर पे ध्यान रखना, कि ये वाली जो चीज़ है यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है भाई। कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है एक्स क्यूब इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। व्हेन थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो कई बार इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा आपको कि कई बार क्या होता है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई एक्स क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर है, तो बताओ भाई मेरे को कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन जरूर मैं कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। जब क्वेश्चंस की बात करेंगे अपन तब कराऊंगा मैं, है ना। बट ये वाली चीज़ जो है ये आराम से अच्छे से ये वाला रिजल्ट अच्छे से हाईलाइट कर लेना, क्योंकि इस पे कभी भी हाई लेवल का क्वेश्चन बना, नॉर्मल लेवल का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कर ही लोगे आप, ठीक है। बट अगर बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन बना तो फिर बाद में ये वाली जो चीज़ें हैं इन्हीं चीज़ों पे पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। अब अगर आगे की बात करेंगे भाई, तो देखो भाई ध्यान से क्या होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँ तो भाई क्या यहाँ पे 3 फोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है। एक आ रहा है फोर्स, एक आ रहा है mg और एक आ रहा है t। मतलब अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ तो भाई इस वाले पॉइंट पे एक तो फोर्स लगा हुआ है नीचे की तरफ, कौन सा mg, एक इस वाले पॉइंट पे फोर्स लगा हुआ है इधर की तरफ, कौन सा Fe, और एक इस पे फोर्स लगा हुआ है, कौन सा फोर्स T, ठीक है। तो अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप इस बड़ी कैलकुलेशन से बचना चाहते हो, ठीक है, तो फोर्स निकालने के लिए एक और मेथड होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं लामीज थ्योरम, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई, लामीज थ्योरम। और लामीज थ्योरम क्या बोलती है, लामीज थ्योरम ये बोलती है कि अगर 3 कंकरेंट फोर्सेस होते हैं, ठीक है, मान लो मैंने ये बोला इस तरह से, ठीक है, ये हो गया F1, ये हो गया F2 और ये हो गया F3, ठीक है। F1 है तो ये वाला एंगल हो गया θ1, F3 है तो ये वाला एंगल हो गया θ3, F2 है तो ये वाला एंगल हो गया θ2। इज दैट क्लियर? तो लामीज थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि F1 अपॉन साइन θ1, ठीक है, मतलब F1 और जो 2 फोर्स है उनके बीच का एंगल, मतलब F1 के बिल्कुल सामने वाला एंगल का साइन, F1 अपॉन साइन θ1 इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन θ2 इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन θ3। इज दैट क्लियर? ये लो जी, ये है लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगर ये लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट है तो भाई अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ इसको, ठीक है, तो मैं कैसे लगा सकता हूँ, बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जगह देखते हैं कहाँ पे, उधर की तरफ जगह है तो यहाँ पे लगाते हैं हम, ठीक है भाई। ये देखो भाई, आप ऐसे मत सोचो ना सर को मिटाने में जोर आता है, बोर्ड साफ करने में मुझे जोर नहीं आता, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं ना, जब आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ो, ठीक है, या फिर मान लो जो भी अगर आप देख रहे हो तो जैसे पॉज करो तो आपको सारी चीज़ बोर्ड पे लिखी हुई मिल जाए, एग्जैक्टली, कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो, ठीक है। तो नोट्स बनाने के लिए काम आए, इसलिए मैं सारी चीज़ें छोटी से छोटी जगह को भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो भाई ये वाली बात है। अब मैंने यहाँ पर जैसे आपको समझाया, क्या समझाया भाई, अपन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो लामीज थ्योरम आपको समझ में आई, ये लामीज थ्योरम होती है भाई, है ना।
ये क्या होती है भाई, लामीज थ्योरम होती है। और लामीज थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो इसको कैसे समझाऊंगा, बात को ध्यान से सुनना। क्या मेरे पास इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे तो है टी, यहाँ पे है एफ ई और यहाँ पे है एम जी, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आपको पता है एम जी और एफ ई जो है इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि टी अपॉन साइन 90, टी अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू, ठीक है, एफ ई अपॉन ये वाला मान लो एंगल थीटा 1 है और ये वाला मान लो एंगल थीटा 2 है, तो एफ ई अपॉन साइन थीटा 1 और इक्वल्स टू एम जी अपॉन साइन थीटा 2। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, इज दैट क्लियर? अब कैसे करेंगे भाई, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो भाई यहाँ पे ये पता है, तो क्या एफ ई इज इक्वल्स टू मेरे पास साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो एफ ई इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा, ठीक है, टी साइन थीटा 1 और ये थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है, और एम जी बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, एम जी बराबर आ जाएगा मेरे पास टी और साइन थीटा 2, ठीक है। अब आप बोलोगे, बोले सर यहाँ पे तो जो वैल्यू आ रही थी वो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जा रहा था, यहाँ पे टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम जा रहा था, पर बेटा यहाँ पे जो एंगल्स है ना, ये वाले एंगल्स चेंज है, ठीक है, तो ये वाले एंगल्स जो है ये अपन को पहले निकालने पड़ेंगे। जैसे मान लो थीटा 1 है, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या है भाई, थीटा 1 की वैल्यू जैसे मान लो सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो क्या ये वाला एंगल थीटा था, ठीक है, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी 90 प्लस थीटा, और थीटा 2 की वैल्यू होगी 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एम जी इक्वल्स टू टी साइन, अब देखो थीटा 2 है, थीटा 2 ये रहा, तो थीटा 2 ये रहा, ये पूरा थीटा 2 है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री और ये प्लस थीटा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से ये थीटा आया है इस तरह से, तो ये थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो 90 प्लस थीटा, टी साइन 90 प्लस थीटा अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है और इंटरचेंज भी होता है, तो क्या टी कॉस थीटा आ जाएगा, तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी आ गया, ठीक है। ये देखो भाई ये यहाँ पे आ गया है ना। अब इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं थीटा 1 की बात करूँगा तो थीटा 1 की जैसे ही बात करता हूँ तो भाई ये वाला जो एंगल है ये तो पूरा 90 है और ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा 1, इज दैट क्लियर? भाई यहाँ से ध्यान से देखो तो ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, और ये जो थीटा 1 है, थीटा 1 तो भाई पूरा का पूरा ये थीटा 1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया 90, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि थीटा 1 शुड बी इक्वल टू 90 प्लस 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये कितना हो गया 180 माइनस का थीटा, तो भाई थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी 180 माइनस का थीटा, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा एम जी बराबर टी कॉस थीटा आ चुका है मेरे पास, ठीक है, एफ ई इक्वल्स टू टी साइन और 180 माइनस का थीटा, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही बात है, पर 180 माइनस है इसलिए चेंज इंटरचेंज नहीं होगा, तो ये आ गया एफ ई इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा और एम जी इक्वल्स टू टी कॉस थीटा, दोनों इक्वेशन मेरे पास वही आ चुकी है, ठीक है। अब बोलोगे बोला सर इतनी कैलकुलेशन क्यों करी, यहाँ पे ये वाला सारा काम है, ये वाला तो ये वाला जो तरीका एक बड़ा है या छोटा है, ठीक है, तो ये तो भाई आपको क्वेश्चन करने पे ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है, यहाँ पे डायरेक्टली फोर्स निकल के आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बड़ी चीज़ें मिलेगी आपको, ठीक है। तो जब भी तीन फोर्सेज आते हैं तो अलग अलग जगह पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, हमें देखना होता है कि किसी क्वेश्चन में ये वाला जो तरीका है, ये वाला तरीका उस क्वेश्चन को बहुत छोटा बना देता है, और किसी क्वेश्चन में ये वाला तरीके से ही काम चल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश यही करना कि इसी तरीके से करो, फिर बाद में अगर नहीं होता है तो फिर इस वाले क्वेश्चन से करने की कोशिश करना, इज दैट क्लियर? बट तरीके दोनों ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। अब स्क्रीन को पॉज करो और इस सारी चीज़ को अच्छे से कर लो। क्या समझाया था, ऐसा डायग्राम आएगा, ऐसा डायग्राम आएगा, तो आपको सबसे पहले टी कॉस थीटा टी साइन थीटा बनाना है, दो इक्वेशंस लिखनी है, दो इक्वेशंस आ जाएगी तो दो इक्वेशन से सॉल्व करना मैंने सिखाया था। अगर टेंशन पूछा जाए तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दो, अगर थीटा पूछा जाए तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर दो, ठीक है। और अगर x पूछा जाए तो दो तरीके, या तो थीटा सिग्निफिकेंट होगा तो x की वैल्यू 12 साइन थीटा, ठीक है। और अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, इज दैट क्लियर? तो भाई ये वाली सारी की सारी बात आपकी हो चुकी है और इसके अकॉर्डिंग इसी तरह से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब इसी पे अभी टेंशन प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद स्ट्रिंग खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तो ये वाली चीज़ कराई है, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, आगे की बात क्या करेंगे, तो भाई मैं मिटा रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखना अच्छे से, और फिर उसके आगे की बात करते हैं।
तो इसमें आगे की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे भाई, सुनना बात को ध्यान से। इसके दो केस लेंगे अब हम, सिस्टम पूरा का पूरा यही रहेगा बट इसके दो केस की बात करेंगे और फिर केसेस मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते जाते हैं तो फिर क्या करें। ओके सो बात करते हैं भाई, है ना। बात क्या करते हैं, बात करेंगे कुछ तो बात करेंगे, है ना। अब कुछ तो बात करेंगे तो भाई कुछ बात में क्या होगी, बात सुनो ध्यान से, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से बात सुनो। क्या होता है, लिसन मी वेरी केयरफुली, ठीक है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद स्ट्रिंग, इसके दो केस लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला केस, केस फर्स्ट, ठीक है। अब केस फर्स्ट क्या होता है, व्हेन द स्ट्रिंग सिस्टम is placed in weightlessness condition, ठीक है। अगर भाई स्ट्रिंग का जो सिस्टम है इसको हम लोग वेटलेसनेस कंडीशन में कर देते हैं, तो भाई वेटलेसनेस कंडीशन में मान लो स्ट्रिंग सिस्टम अपना क्या था, स्ट्रिंग सिस्टम अपना ये था भाई, इस तरह से, ये भी लेंथ L, ये भी लेंथ L और इनके दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा। क्यों, क्योंकि मास क्या था, सेम था, ठीक है। इसका मास m है और इसका चार्ज q है, इसका मास m है और इसका चार्ज q है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है यार, आपको पता है कि यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। और इसमें इस वाले डायरेक्शन में क्या लग रहा है, Fe लग रहा है, फोर्स Fe लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है, इस वाले डायरेक्शन में Fe लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है भाई, नीचे लग रहा है हमारे पास mg, क्या लग रहा है, mg लग रहा है, ठीक है। तो नीचे लग रहा है mg और इस वाले डायरेक्शन में लग रहा है Fe। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लग रहा है तो ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इसको वेटलेसनेस कंडीशन में रखूँ तो g की वैल्यू कितनी, 0, g की वैल्यू 0, तो क्या ये बिल्कुल ये ऐसे आ जाएंगे, मतलब अगर मैं बोलूँ आपको तो क्या ये वाला जो ब्लॉक है और ये वाला जो बॉल है, मास m है, ठीक है, अभी भी q चार्ज है, मास m है और चार्ज q है, बट g 0 हो गया इसलिए नीचे की तरफ वेट तो लग ही नहीं रहा। इस वाले डायरेक्शन में Fe इस पे लग रहा है और इस पे भी Fe इस वाले डायरेक्शन में लग रहा है। इज दैट क्लियर। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, पहले कितनी थी, पहले x थी, अब कितनी हो गई, अब दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 हो चुकी है, क्योंकि l इसकी लेंथ है और l इसकी लेंथ है, दोनों ऐसे जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है 12 हो जाएगी, ठीक है। तो Fe की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Fe की वैल्यू आ जाएगी kq² अपॉन 2l का होल स्क्वायर, ठीक है। और Fe इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, kq² अपॉन 4l², ठीक है। अच्छा, अगेन अपन वही चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले अपन क्या निकालते थे, थीटा निकालते थे, थीटा निकालते थे तो क्या करते थे भाई, इक्वेशंस निकालते थे, ठीक है। और थीटा निकालने के लिए क्या करते थे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपने पास क्या आता था, टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपने पास आता था Fe अपॉन W, ठीक है। Fe अपॉन W आएगा, W की वैल्यू, W क्या है, mg है, ठीक है। g की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, g की वैल्यू 0 हो गई, तो थीटा बराबर टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, टेन थीटा इक्वल्स टू अपने पास आ गया डिनोमिनेटर में 0, तो ये इनफाइनाइट आ गया, इनफाइनाइट आ गया तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री मतलब ये थीटा 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ तो क्या ऐसे पहुंच गया ना, ये यहाँ से ऐसे था, तो क्या ये वाला थीटा 90 डिग्री ही तो नज़र आ रहा है और ये वाला थीटा भी कैसा नज़र आएगा, 90 डिग्री ही नज़र आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों का मिला करके कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है, निकल के भी आया। दूसरी बात कर लो भाई, टेंशन, टेंशन बराबर आपको पता था अंडर रूट ऑफ Fe² और प्लस ऑफ क्या था, W का स्क्वायर, ठीक है, ये तो था, तो Fe² तो कितना आ गया, Fe आ गया, टेंशन बराबर Fe आ गया, क्योंकि W बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि g की वैल्यू कितनी, 0 हो गई। इज दैट क्लियर। सेपरेशन, अब थीटा तो लार्ज ही है भाई, 90 डिग्री आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है लार्ज सेपरेशन आता है, तो x बराबर कितना होता है, 2l साइन थीटा। ये सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं लास्ट वीडियो में, लास्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2l और साइन थीटा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 2l।
सेपरेशन भी देख लो भाई, x की वैल्यू भी 2l आ गई, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन कब थी, जब किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, क्योंकि सैटेलाइट में अगर आप रखोगे तो वहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर देता है, इज दैट क्लियर। और हमें इसीलिए सैटेलाइट के अंदर में क्या फील होता है, वेटलेसनेस की कंडीशन फील होती है। तो अगर मैंने ये वाला सिस्टम किसी ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, या फिर जहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, सैटेलाइट के अंदर में अगर मैंने ये वाली चीज़ रखी सैटेलाइट के अंदर में अगर मैंने ये वाली चीज़ रखी, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम इसकी तरह से बिहेव करेगा। चलो आगे की बात करते हैं, और आगे की बात करते हैं केस नंबर 2, ठीक है। केस 2 की बात करते हैं भाई, केस 2, केस नंबर 2। अगर मैं केस 2 की बात करूं तो भाई केस 2 में क्या होगा, इसको मिटा ही देते हैं क्योंकि नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अच्छे से केस 2 को ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद में उसको एक शॉर्ट ट्रिक से याद करने का तरीका भी बताऊंगा मैं, ठीक है। पर पहले उसको समझते हैं कि कैसे क्या होता है। ओके चलो आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं भाई केस 2 की बात करेंगे भाई। केस 2 सुनो भाई बात को ध्यान से। केस 2 की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करेंगे, केस 2 की बात करेंगे। when the string system is placed inside a liquid, ठीक है, having density rho and dielectric constant एप्सिलॉन r, ठीक है। तो भाई इस वाले ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें क्या पूछा जाता है, उसमें मोस्टली डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाती है कि भाई ये जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है ये कितना आएगा और किस तरह से आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यही है कि ये अपने पास रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे मैंने बोला ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे एम और क्यू, यहाँ पे एम और क्यू, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी भाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस x हो गई, ठीक है। तो अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे थीटा है, आपको भी सबको पता है कि इस वाले डायरेक्शन में कौन सा फोर्स आएगा, एफ ही आएगा, नीचे वाले डायरेक्शन में कौन सा आएगा, एम जी आएगा, ठीक है। और ऊपर आपको पता ही है टी आता है, ठीक है, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा आता है, ठीक है। यहाँ से क्या मैं ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इधर की तरफ सॉल्व करूँगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हो जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ भाई टेन थीटा की, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। देख लो भाई ध्यान से, ये तो आपको पता ही है, टी कॉस थीटा वुड बैलेंस एम जी, ठीक है, और टी साइन थीटा जो है वो बैलेंस किसको करेगा, एफ ई को बैलेंस करेगा। और अगर मैं यहाँ से टेन थीटा निकालता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ दोनों को, तो टी से टी कैंसिल आउट, टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ ई अपॉन एम जी आ गया, ठीक है। इतनी चीज़ तो हमारे पास निकल करके आती है। अब इसी चीज़ को अगर मैं पानी में डुबोता हूँ, बात को ध्यान से सुनना भाई, पानी में या फिर किसी भी लिक्विड में, लिक्विड कैसा है भाई, लिक्विड मैंने बता रखा है कैसा है, जिसकी डेंसिटी कितनी है, जिसकी डेंसिटी है रो, और इस ये जो बॉल है, यहाँ पे जो बॉल है, बॉल की डेंसिटी मैंने मान ली सिग्मा, ठीक है। यहाँ पे बॉल जो है, डेंसिटी ऑफ बॉल, डेंसिटी ऑफ बॉल इज सिग्मा एंड रेडियस आर, ठीक है। इसकी रेडियस, बॉल की रेडियस आर है और इसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, डेंसिटी इसकी सिग्मा है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, यहाँ पे बात करूँगा तो भाई क्या बात होगी, ध्यान से देखो कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से बात करता हूँ तो क्या ये वाला एंगल थीटा डैश हो जाएगा। इस वाले डिस्टेंस की बात करूँगा, एक्स थी, यहाँ पे डिस्टेंस एक्स डैश हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बात करूँगा एफ ई, तो ऑब्वियसली बात है एफ ई डैश हो जाएगा। यहाँ पे बात करूँगा एम जी, तो एम जी डब्ल्यू डैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने मान लो इसको लिक्विड में रखा, ठीक है, जैसे ही मान लो मैंने इसको लिक्विड में रखा, किसी भी लिक्विड में रखा, ठीक है, तो क्या यहाँ पे ऊपर की तरफ एक बायंट फोर्स काम करेगा। कौन काम करेगा?
बाय एंड फोर्स। भाई आप मान लो, जैसे मान लो आप ऐसे हो, ठीक है, आपको अपना शरीर जो है वो भारी भरकम सा लगता होगा या हल्का फुल्का भी लगता होगा, पर जैसे ही आप पानी के अंदर कूदते हो तो पानी के अंदर कूदते ही आपको और भी हल्का फील होता है। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? ठीक है, मतलब आपको जैसे ही मान लो आप यहाँ पे हो, ठीक है, आप खड़े हो बिल्कुल, ठीक है, आप खड़े हो तो आपको आपकी बॉडी से भारीनेस फील हो रही है। इज दैट क्लियर? भारीनेस फील हो रही है आपको, है ना, आपकी बॉडी की भारीनेस फील हो रही है। ठीक है, आप पानी में कूद गए तो ऑब्वियस सी बात है आपको लाइटपन फील होगा ना, हाँ या ना? ठीक है, पानी में जैसे कूदे लाइटपन फील होगा, और बाहर कैसा फील हो रहा है? आपको भारीनेस फील हो रही है। तो जस्ट रिमेंबर, ठीक है, ओके। तो भाई बात करो, बात सुनो, क्या क्या करते हैं। देखो लाइटपन वाला और भारीनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ढंग से देख लेना आप, ठीक है। कैसे? सपोज दैट ये लाइटपन क्यों फील होता है? लाइटपन इसलिए फील होता है क्योंकि बाय एंड फोर्स लग रहा है ऊपर। भाई मुझे पता है लाइटनेस होती है, मैं लाइटपन बोल रहा हूँ, और भारीपन होता है, हैवीनेस होती है, ठीक है, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है ना, ढंग से देखो। अगर मैं बात करूँगा एफ बी, किसकी बात करूँगा? एफ बी, बाय एंड फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो क्या नीचे की तरफ वही आपको ये डब्ल्यू डैश क्यों हुआ? नीचे की तरफ तो एम जी लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था जी एम जी, ठीक है। एफ ई डैश क्यों हुआ? एफ ई डैश इसलिए हो गया क्योंकि एप्सिलॉन आर चेंज हो गया ना, हाँ या ना? क्या चेंज हो गया? एप्सिलॉन आर चेंज हो गया। अच्छा जी, एप्सिलॉन आर चेंज हो गया क्या? ओके जी, ये वाली बात थी, ठीक है। अब इसको हम कैसे करें? ठीक है, तो कुछ नहीं है भाई, यहाँ से भी आप निकाल लो। यहाँ से क्या निकालोगे? ये डब्ल्यू डैश है, ठीक है, डब्ल्यू डैश है, इसको बाइंड फोर्स को एक बार हटा दो, क्योंकि डब्ल्यू डैश कैसे आया? डब्ल्यू डैश का मतलब ही ये है, अगर मान लो ये वाली जो चीज़ होती है, बॉल अगर यहाँ पे होती तो बॉल के ऊपर में कितना फोर्स लग रहा होता? बाय एंड फोर्स लग रहा होगा। नीचे कितना फोर्स लग रहा होता? एम जी लग रहा होता, ठीक है, और एम जी ही तो डब्ल्यू है। एग्जैक्टली, डब्ल्यू एम जी को ही तो बोलते हैं। तो डब्ल्यू डैश का मतलब क्या हो गया? मतलब एम जी डैश हो गया। तो अब एम जी डैश बराबर एम जी माइनस एफ बी लग रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये जो एम जी डैश है इसको मैंने डब्ल्यू डैश बोला है, और इस एम जी को मैं डब्ल्यू बोलता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम इसके अंदर हो रहा है। तो भाई अब और तो कुछ नहीं कर सकते, पर क्या टेन थीटा डैश निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से? टेन थीटा डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा डैश इक्वल्स टू हो जाएगा एफ ई डैश अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन डब्ल्यू डैश हो जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? बात तो वही है, एफ ई डैश अपॉन डब्ल्यू डैश हो गया, ठीक है। अब लिसन मी वेरी केयरफुली, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनो भाई। अगर मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो पहले सबसे पहली बात तो ये बताओ कि जो भी एफ ई डैश है, ठीक है, जैसे मीडियम ही तो चेंज हुआ है। तो भाई मान लो अगर अपन वैक्यूम में बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं एफ ई की, ठीक है, तो जैसे ही मैंने उसको मीडियम में उतारा तो मीडियम में क्या एफ ई डैश हो जाता है। इज दैट क्लियर? और आपको ही पता है यार, एफ ई डैश जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब फोर्स कम हो जाता है, फोर्स कम हो जाता है तभी तो वो ऐसे आ गया। तो क्या एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर कर सकता हूँ क्या भाई मैं एफ ई डैश को? यस और नो? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता भाई? बताओ बिल्कुल, कि अगर वैक्यूम में एफ ई है और मीडियम के अंदर अगर एफ ई डैश है, तो क्या एफ ई डैश को एफ ई डैश बराबर एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर लिखा जा सकता है? क्यों? क्योंकि भाई फोर्स जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है एयर के अंदर में, दोनों के बीच में फोर्स। और मीडियम के अंदर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या एफ एम को मैं एफ अपॉन एप्सिलॉन आर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, वही काम मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो अगर मैं भाई यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, क्या बात करूँगा? ध्यान से देखो, टेन थीटा डैश, तो टेन थीटा डैश जो है उसको भाई मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर और डब्ल्यू डैश, ठीक है। अब मैंने टेन थीटा और टेन थीटा डैश को डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो क्या आ गया भाई मेरे पास? एक रिलेशन आ गया, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा डैश, ठीक है। और ये क्या आ गया भाई मेरे पास? ये आ गया मेरे पास एफ ई अपॉन में एम जी, ठीक है, और एफ ई अपॉन में एप्सिलॉन आर और डब्ल्यू डैश। एफ ई से एफ ई कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया भाई? एप्सिलॉन आर डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू। इज दैट क्लियर और नॉट? भाई एम जी को क्या बोल सकता हूँ? एम जी को यहाँ पे डब्ल्यू बोल सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो एम जी को मैं वेट लिख सकता हूँ, लिख सकता है नहीं लिख सकता है? एम जी बराबर डब्ल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एप्सिलॉन आर। अगर मुझसे एप्सिलॉन आर पूछा जाता है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी? एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी भाई, इस डब्ल्यू को ऊपर ले जाओ, तो टेन थीटा अपॉन टेन थीटा डैश तो पहले से है ही, ठीक है, टेन थीटा और टेन थीटा डैश तो पहले से है ही, ठीक है। अब ये जो एप्सिलॉन आ रहा है इसमें डब्ल्यू को ऊपर ले गए, डब्ल्यू को ऊपर ले गए तो डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश हो गया, ठीक है।
ये वाली चीज़ आ गई। अब हमारी जो निकालने वाली चीज़ है ना वो ये है W/W'। अब देखो ये तो जनरल एक्सपेक्ट था, ठीक है, बट जब भी आपसे एप्सिलॉन आर पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल बराबर बताया जाता है। इज दैट क्लियर? मतलब आपको अक्सर बोला जाता है कि भाई यहाँ पे चलो एक केस ले लेते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, क्योंकि अदरवाइज तो कुछ ना कुछ देगा, ठीक है, या तो आपको ये बोलेगा कि वेट जो है वो हाफ हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे वेट में रिलेशन देगा, फिर थीटा में रिलेशन पूछ लेगा, या फिर थीटा में कुछ ना कुछ रिलेशन देगा और वेट का रिलेशन पूछ लेगा, तो आप एप्सिलॉन आर इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो गया, tan थीटा W अपॉन tan थीटा डैश अपॉन W डैश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक बात और याद करने का तरीका बताता हूँ, एप्सिलॉन आर जो होता है वो होती है रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी जो सबसे कम वैल्यू होती है दैट इज़ 1, ठीक है। 1 से लेस देन ये नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? 1 से लेस देन ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये वाली बात याद रखना, और ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1 से लेस देन भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर में जो भी क्वांटिटी होगी वो हमेशा बड़ी होगी और डिनोमिनेटर में जो भी क्वांटिटी होगी वो हमेशा छोटी होगी। कैसे? आप खुद देख लो कि भाई W/W डैश है, जैसे ही पानी में उतरोगे आपका वजन जो है वो कम हो जाता है, आपको फील होता है, हो नहीं जाता कम, वो उतना ही रहता है, पर बाइंड फोर्स की वजह से आपको कम फील होता है, ठीक है। तो W के कंपैरिजन में ऑब्वियस सी बात है W डैश कम होगा, ठीक है। tan थीटा है तो tan थीटा भाई ऑब्वियस सी बात है, पहले थीटा बाहर ज़्यादा था, ठीक है, पर जैसे ही अंदर गया तो फोर्सेस कम हो गए तो थीटा भी कम हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली वैल्यू भी कम आएगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा ओवरऑल 1 से ग्रेटर ही आनी है। इज दैट क्लियर? तो चलो खैर ये वाली बात नहीं है, बट अगर मैंने बोल दिया कि भाई इफ़ थीटा इक्वल्स टू थीटा डैश, अगर मैंने ये बोल दिया इफ थीटा इक्वल्स टू थीटा डैश, तो क्या करोगे? हाँ, W बराबर W डैश कर दोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें रिलेशन आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं बोल देता हूँ थीटा बराबर थीटा डैश, तो क्या करोगे? तो थीटा बराबर थीटा डैश है, इसका मतलब क्या हो गया? W, ठीक है, बराबर एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो गया? एप्सिलॉन आर बराबर W अपॉन W डैश हो गया। बस अब इस वाली चीज़ को सॉल्व कर लो। अब इस वाली चीज़ को सॉल्व कैसे करें भाई, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। मैं हेडिंग मिटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि जगह बची नहीं है। ठीक है, अभी भाई मैंने बात करी थी यहाँ पे FB होता है, क्या होता है? बाइंड फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? बाइंड फोर्स होता है। चलो एप्सिलॉन आर की बात करते हैं, ठीक है। W अपॉन W डैश मुझे निकालना है, ठीक है। तो W बराबर क्या है? W बराबर mg है, और W डैश बराबर क्या है? mg डैश है, और आपको यहाँ से समझ में आ ही रहा है कि mg डैश जो होगा वो क्या होगा? mg माइनस ऑफ FB बाइंड फोर्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो भाई m क्या था? m होगा 4/3 पाई r क्यू। ये क्या है? ये इस वाले बॉल का वॉल्यूम है, ठीक है। तो बॉल का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। भाई मास क्या होता है? मास हमेशा होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब भाई 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो गया। मास किसका है? इस वाले बॉल का है। बॉल की डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है, तो क्या मैं सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूँ और जी डैश यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। मास 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, सिग्मा इंटू जी माइनस FB। बाइंड फोर्स क्या होता है? बाइंड फोर्स क्या होता है भाई? हटाए गए पानी का वेट, उस बॉडी द्वारा हटाए गए पानी। भाई वंस अपॉन अ टाइम याद करो, बाइंड फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो वंस अपॉन अ टाइम भाई जाओ 11th क्लास में, ठीक है। 11th क्लास में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे बाइंड सी पढ़ाई गई थी, ठीक है। हाँ भाई बताओ क्या होता है? कोई भी चीज़ तैरती कब है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है? लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये है कि कोई भी चीज़ अगर अपने वेट से ज़्यादा वेट का पानी हटा देती है तो वो हमेशा तैरती है। इज दैट क्लियर? ठीक है। जैसे मान लो बड़ा सारा जहाज होता है, वो क्यों तैरता है, और छोटी सी बॉल होती है वो क्यों डूब जाती है? क्योंकि बॉल ने जितना पानी हटाया है तो उस हटाए गए पानी का वेट जो है वो उस बॉल के वेट से कम है, तो सपोर्ट नहीं दे पाया, बॉल डूब गई। जहाज होता है भारी भरकम होता है, फिर भी वो तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि वो जितना पानी हटाता है तो उसके द्वारा हटाए गए पानी का जो वेट होता है वो जहाज के वेट से ज़्यादा होता है, इसलिए वो तैरता है। इज दैट क्लियर? तो भाई मेरी बात याद रखना, पत्थर को तो सुन लो, शायरी सुनाता हूँ एक। पत्थर को तो उसकी डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था। पत्थर को तो उसकी डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था। वो साला इसलिए डूब गया क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए पानी का वेट उसके वेट से कम था।
बात समझ में आई। पत्थर को तो उसकी डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था। वो साला इसलिए डूब गया क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए पानी का वेट उसके वेट से कम था। एग्जैक्टली। चलो भाई ठीक है, ये याद कर लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ भी बाइंड फोर्स है, तो भाई ये हटाया गया पानी, कितना पानी हटाएगा, कितना वॉल्यूम हटाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब भी तो हटाएगा। ठीक है, वेट कितना हो जाएगा उसका वेट हो जाएगा भाई, मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा रो। अब की बार मैंने रो से मल्टीप्लाई किया क्योंकि पानी है भाई, पानी जो पानी है या फिर मान लो कोई भी लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी थी, रो थी, तो रो कर दिया है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, क्योंकि वेट की बात हो रही थी। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब से 4/3 पाई आर क्यूब कैंसल। ठीक है, सिग्मा जी डैश बराबर सिग्मा जी माइनस का रो जी। ठीक है, जी डैश बराबर सिग्मा नीचे जाएगा तो जी बचेगा, यहाँ पे माइनस का रो अपॉन सिग्मा और ये आ जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया भाई, यहाँ से बन गया जी डैश बराबर जी कॉमन। ठीक है, और सिग्मा माइनस का रो अपॉन में सिग्मा। इज दैट क्लियर, सिग्मा माइनस का रो अपॉन में सिग्मा। तो भाई ये जी डैश हो गया। ठीक है, क्या दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर दूँ, एम जी डैश और एम जी हो गया, तो क्या ये डब्ल्यू डैश हो जाएगा, डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू, और ये क्या हो गया सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा। हाँ या ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश चाहिए, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश, ये इधर गया ये इधर गया, तो क्या सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो हो जाएगा, हाँ या ना। इज दैट क्लियर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब बोलोगे बोले सर ये इतना लंबा चौड़ा भी कोई करा देंगे, बेटा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बस इतनी सी बात याद रखो, अगर थीटा बराबर दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, बस ये वाला फॉर्मूला अगर याद रह गया तो हमेशा क्वेश्चन जो है वो सही होगा। ठीक है, अब इसमें सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस बॉल एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। ओके, अब इसको और भी अच्छे से याद करना सिखाता हूँ, सुनो बात को ध्यान से, क्योंकि सिग्मा और रो में सब बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा और रो तो दे दिया है, ठीक है, बट जो क्वेश्चन आता है उसमें सिग्मा और रो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उसमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर केजी पर मीटर क्यूब आएगा, है ना, तो दोनों में यूनिट सेम। इज दैट क्लियर, तो हमेशा ये वाली बात याद रखो कि यार ऐसा होता है। ठीक है, एप्सिलॉन आर एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगा, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है, एप्सिलॉन आर हमेशा पॉजिटिव होती है और 1 से ग्रेटर होती है। इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में हमेशा लेस क्वांटिटी आएगी और न्यूमरेटर में हमेशा ग्रेटर क्वांटिटी आएगी। इज दैट क्लियर, तो कुछ मत करना, आपको 2 डेंसिटीज दे रखी होगी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर में आपको 2 डेंसिटीज दे रखी है, बस ध्यान ये रखना कि थीटा इक्वल दे रखा हो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन के अंदर में आपको 2 डेंसिटी दे रखी हो तो ज़्यादा डेंसिटी को ऊपर रख देना और ज़्यादा में से कम को माइनस करके उसका भाग लगा देना। इज दैट क्लियर, जैसे मान लो मैंने सपोज दैट यही क्वेश्चन बोला कि एक लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इज दैट क्लियर, और एक कोई भी बॉल है उसकी डेंसिटी जो है वो 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब मैंने बोला कि भाई ये जो सिस्टम था इस तरह से सिस्टम था, जब मैंने बाहर रख रखा था तब वो ऐसे था, और जैसे ही मैंने उसको इस वाले लिक्विड में डाला तो उसका एंगल सेम था, उसका एंगल क्या मिला, सेम मिला। तो भाई फाइंड आउट द एप्सिलॉन आर। अब फाइंड आउट द एप्सिलॉन आर, तो भाई या तो ये सारा का सारा प्रोसीजर करो, ठीक है, या फिर ये याद रखो भाई एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है, सर ने ये कहा था कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ग्रेटर देन 1 कब आ सकती है, और पॉजिटिव भी होती है, पॉजिटिव होती है, इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को घटाना होता था। ठीक है, तो 0.8 में से अगर 1.6 घटाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इज दैट क्लियर, तो मैंने 1.6 में से 0.8 को घटा दिया। ठीक है, इसका मतलब 1.6 अपॉन 1.6 माइनस 0.8 कर दो तो बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी, 2। ठीक है, देखते ही इस वाले क्वेश्चन को कर दोगे आप। इज दैट क्लियर, ये आपके RBSc में और CBSE में क्वेश्चन भी है। इज दैट क्लियर, दिस क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड इन द लास्ट ऑफ योर एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज में भी ये प्रोवाइडेड है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है आप इन सब चीज़ों को ढंग से कर सकते हो। इज दैट क्लियर, दिस इज ऑल स्टफ अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये वाली बात थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।